हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्थ में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। मैंने उसकी पूरी थ्योरेटिकल प्रोसेस आपको बताई थी कि कैसे आप इसके एसआई यूनिट निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं और क्या क्या चीज़ है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ जितने भी प्रीवियस जो आपके एग्जाम पेपर हुए थे, आपके जितने भी इंट्रेंस टेस्ट हुए थे मध्य प्रदेश द्वारा आपके, उनके जो आपकी किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे और कैसे आपके इस बार आ सकते हैं। तो जल्दी से आप ये चार्ट रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो लगवा देती हूँ, तो आप लोगों को पूरी हिंट मिल जाएगी कि किस टाइप से आएंगे। और पूरी वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस टाइप की आपको वीडियो और मिलती रहेंगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, डायमेंशन, ऐसा यूनिट वगैरह ये आपकी कैसे निकालने हैं, तो ये पूरा आपका एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट की जो कुछ इसमें चार्ट में दिया हुआ है वही सारा आपको जो अब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी उसमें इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाएंगे और कुछ आपको निकालने पड़ेंगे इनमें से। तो ये आपका पूरा एक फॉर्मूला का चार्ट है और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये उसके बाद आपकी ये क्वांटिटीज़ वगैरह मैंने बताई थी, ये मेजरमेंट हिंदी में, और ये आपका ये बताया था। अब ठीक है, अब आपकी सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? तो वेलोसिटी या वेग आपको पता है कि मैंने जब आपकी क्वेश्चन उसमें आपको चार्ट में बताया हुआ था। अभी मैं चार्ट भी आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो मैंने इसमें अभी चार्ट लगाया हुआ था सबसे पहले, उसमें पहले ही क्वेश्चन था आपका वेलोसिटी का। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे आया हुआ है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी, सॉरी एक सेकंड, ये है आपका यहाँ पे वेलोसिटी। सॉरी इतना डार्क हो गया, इस पेन को ना थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा ब्रश को, ओके ठीक। ये है आपका वेलोसिटी यहाँ पे। तो जो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी का बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम LT-1। तो यहाँ पे इसकी ये यूनिट क्या है आपकी एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब ये आपकी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि एसआई यूनिट आपकी क्या पूछी है, वेलोसिटी या वेग की क्या है, तो मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 2 नंबर ऑप्शन ये लिखा हुआ है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव यूनिट एज जूल। जूल की यूनिट क्या नहीं है? तो इन चार में से आपको जूल की यूनिट छांटनी है, ठीक है। तो अब आप खुद से ही देखिए यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है आपका वर्क, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है पहला वर्क। तो वर्क की यूनिट आपको पता है कि जूल होती है। फोर्स की यूनिट आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? बल नहीं होती है, फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है, ठीक है। तो ये आपको पता ही चल गया, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, जूल नहीं होती है। तो फिर आपको पता चल गया, तो फिर आपका ऑप्शन यही होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे के 2 ऑप्शन और देख सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा की भी आपको पता है कि ऊर्जा की यूनिट क्या है आपकी? जूल है। और हीट की, ऊष्मा की यूनिट भी आपको पता है कि क्या है? जूल है। तो इस प्रकार से आपको पता है। अगर आपका ऑप्शन सेकंड पे आ गया तो आपको बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा है किसी एक में ही होगा ना। अगर ऑल ऑफ दीज या 2 और 3 ऐसे कमांड लिखा होता तब आपको देखने की ज़रूरत थी। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका एक ये है, जैसे डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी फॉर्मूला R। अब उन्होंने पूछा है क्या डायमेंशन, अभी तक आपसे क्या पूछ रहे थे? इसकी ऐसा यूनिट। देखिए, एक आपका क्वेश्चन हो गया, एक में ऐसा यूनिट पूछ लिया, एक में पूछ लिया कि यूनिट ही दे दी कि जूल है, तो वो किसकी नहीं है। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन बन गए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। तो आप लोग पूरा अच्छे ध्यान से इसे करें। अब जैसे द डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस R। जो रिजिडिटी मॉडुलस का डायमेंशन है वो क्या है? तो जैसे मैंने आपको वो फॉर्मूला चार्ट था, आप उसमें खुद देखेंगे कि जो मॉडुलस है आपका, भले ही उसमें रिजिडिटी मॉडुलस ना दिया हो, लेकिन उसमें आपका ये मॉडुलस ऑफ, ये आप उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मतलब मॉडुलस के से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला दिया हो तो आपको उससे बस मॉडुलस देखना है। मॉडुलस इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है? इसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मॉडुलस का आपका हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे ऐसे डिनोट होता है। तो आपका स्ट्रेस, जैसे मैं डायरेक्ट आपको उसी से बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो दृढ़ता मापांक के आयाम है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ML−T-2। तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्यों होगा मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर, सॉरी
हाँ, ये आपका जो एम एल इनवर्स टी माइनस टू है, ये आपका रिजिडिटी मॉडुलस का हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होती है। तो स्ट्रेन का आपको पता है कि कोई भी यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया हुआ था कि जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आपको मैं यहाँ भी बता देती हूँ, फिर वहाँ भी मैं चार्ट में दिखा दूँगी। स्ट्रेस का आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का जीरो, तो उसकी तो कोई M0 L0 T0 हो जाएगा। फिर जो आपका स्ट्रेस रहेगा वो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का आपको पता ही है कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन के लिए आपका क्या है इसमें M L इनवर्स यहाँ पे और T-2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाता है आपका। ठीक है, और नीचे आपका क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे एरिया रहेगा आपका, तो एरिया में आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका एम एल, यहाँ पे आपका एम एल वन और T-2 रहता है, और नीचे L2 हो गया। फोर्स की आपकी क्या हो गई, ML T-2, और आपका जो एरिया रहेगा नीचे वो एल स्क्वायर। तो एक एल से आपका ये एक एल कट जाएगा, और नीचे जो एल बचेगा उसकी पावर ऊपर आ जाएगी, तो आपका ML-1 T-2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका फॉर्मूले में दिखा देती हूँ कि रिजिडिटी मॉडुलस का आपका क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पर आप देखिए, जैसे मॉडुलस का यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ये है। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर पर आप जाइए, तो ये आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस की कोई भी यूनिट होती नहीं है। यहाँ से अपन ने अभी स्ट्रेन की कोई भी यूनिट होती नहीं है। अभी अपन ने यहाँ से देखा था कि इसमें क्या है, नो यूनिट या नो डायमेंशन, सब जीरो हैं। तो आपका जो बचा स्ट्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेस से पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आपका ये बचेगा यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ML इनवर्स T-2 ऐसे आपका निकल आएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वहाँ पे, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट आपकी वही रहेगी, और आपकी जो डायमेंशन रहेगा वो भी आपका इसका सेम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करने हैं। अब और मेरा कौन सा हो गया, ये रिजिडिटी ये वाला हो गया, इसका ये आपका फर्स्ट है। अब ये देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, हिंदी में भी आप लोग जब तक इसको पढ़िए, जब तक मैं इसे रेज कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपका SI प्रणाली में इसका मान क्या होगा। तो आपको इसको SI प्रणाली में इसका मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए, डेंसिटी हमें पहले पता होनी चाहिए कि डेंसिटी आखिर होती क्या है। तो डेंसिटी आपको डेंसिटी इक्वल्स टू आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, M अपॉन आपका V हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम वाटर। तो डेंसिटी आपकी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको आपको चेंज करना है SI यूनिट में। तो इसकी जो SI यूनिट होगी, तो देखिए, ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ग्राम को काय में करेंगे चेंज, किलोग्राम में करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 आप क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपका 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 किलोग्राम। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब पावर 3 चढ़ी है, तो अपन क्या लिखेंगे, 10⁻⁻2 तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के लिए। सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस पर भी 3 की पावर चढ़ा देंगे, तो 10⁻2 पर 3 की और पावर चढ़ा दें, तो 10⁻6 और माइनस में आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, जो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो 10⁻6 आपका मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर इसमें फिर चेंज करते हैं, ठीक है, तो अब आपका इतना हो गया। इसके बाद तो अब आपको इसमें क्या करना है कि ये 10⁻6 है, जो इसको आपको ऊपर ले जाना है। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस के 6 ऊपर प्लस में 6 हो जाएंगे, तो 10⁻3 और प्लस 6 हो जाएगा। तो -3 + 6 जब होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 10⁻3 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब।
ठीक है, आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये देखिए आप थर्ड ऑप्शन आपको मिल गया 10⁻³ kg/m³। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा हुआ है, इसमें आप लोग पढ़िए जब तक मैं इसे रीड करती हूँ। जैसे विमीय सूत्र इतना डज नॉट रिप्रेजेंट, तो जो विमीय सूत्र है वो आपका क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इरेज़र मैंने फुल ली है, फिर भी ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, ओके, ठीक है। ये आपका विमीय सूत्र ml इनवर्स t-2 निम्न को नहीं दर्शाता है। ये जो आपका फॉर्मूला है वो किसका है और किसको नहीं दर्शाता है। तो देखो ml इनवर्स t-2, ये आपको पहले पता करना है कि ये किसका है। तो ये आपका मतलब कि किसका होना चाहिए, ठीक। तो आप जैसे प्रेशर का निकालते हैं, तो प्रेशर आपका क्या होता है, आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो प्रेशर का अगर आप निकालते हैं F/A, तो आपका आ जाता है N/m², ठीक है। अब उसके बाद आप न्यूटन का अगर आप देखें तो ये आपका N/m² का आपका यही बन जाएगा, ठीक है, ml इनवर्स t-2 बन जाएगा आपका, ओके। फिर आपका स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस का भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी बन जाएगा यही, ठीक है, ml इनवर्स t-2 अगर आप डायमेंशन देखेंगे। फिर यंग मॉडुलस भी आपका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपको पता ही है कि क्या होता है, स्ट्रेन आपका स्ट्रेस आपको निकालना है, स्ट्रेन आपको पता है कि उसका जो डायमेंशन होता है वो उसका नो डायमेंशन मतलब 0 होता है, ठीक है। डायमेंशन m0 l0 t0, तो ये भी आपका स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा। फिर बची पावर की यूनिट आपकी क्या होती है, जूल होती है। जूल अपॉन जो आप जूल लिखेंगे तो जूल क्या होता है, जूल पावर की यूनिट आपकी वॉट होती है, उसको अपन जूल पर सेकेंड लिख देंगे, तो ये आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब कि ये उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका बनेगा ml-2 t-1 t-3, इस टाइप से आपका बनेगा। तो ये जो आपका पावर है वो उसकी यूनिट आपकी चेंज हो जाएगी। मैं आपको उसमें फॉर्मूला में दिखा देती हूँ कि जो कहाँ पे था ये आपका पावर का। तो ये देखिए आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका पावर यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये है आपका पावर यहाँ पे, तो इससे आप जल्दी समझ जाएंगे। ये देखिए ये आपका पावर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पावर है वर्क अपॉन टाइम। तो ml² t-3 इसका ये डायमेंशन बन जाएगी। मुझे इतनी प्रॉपर्ली याद नहीं है दिमाग में क्योंकि बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम ml² t-3 ऐसे आप निकालेंगे तो इसकी वॉट है। बाकी आप जिसकी भी देखेंगे तो उसमें जितने भी उसमें थे उन सब की आपकी चेंज थी उसमें, ठीक है। तो ये आप इस टाइप से निकालेंगे तो ml² t-3 हो जाएगा इसका। अब हम अपने उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ये आपका कहाँ पर था, ये था, ठीक है। तो ये आपकी किसकी नहीं है, आपकी पावर की नहीं है, तो इसका आपका जो ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन इज। अब स्ट्रेन की कोई भी यूनिट होती नहीं है, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो चाहे शेयरिंग स्ट्रेन हो चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो यूनिट, आपका ये वाला फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है, कि इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ प्लैंक नियतांक का आयाम के बराबर होता है। तो आपको पता है जो आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है उसे एच से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला जो होता है वो एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी होता है, जो प्लैंक कांस्टेंट होगा उसका जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, एनर्जी अपॉन आपका फ्रिक्वेंसी रहेगा। फ्रिक्वेंसी को अपन लैम्डा या म्यू से डिनोट कर लेते हैं ऐसे। तो आपका एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी, तो एनर्जी का आपको पता है जूल हो जाता है ना, जूल, और जो आपकी फ्रिक्वेंसी रहती है वो आपकी 1 टाइम के इक्वल होती है। तो जो ऊपर चला जाएगा आपका ये टी, तो टी की जगह पे 1 सेकेंड आपका उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी ये डायमेंशन निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट की। तो जो एनर्जी अपॉन इतना, तो जो एनर्जी की यूनिट जूल रहेगी, जूल इंटू सेकंड हो जाएगी आपकी यूनिट, या N/m/s ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आपका डायमेंशन है, अगर आप एंगुलर मोमेंटम का निकालेंगे तो वो उसके इक्वल आएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो आपका होता है वो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसमें जो फॉर्मूला का चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चार्ट में देखिए आप एंगुलर इसमें दिया हुआ है, क्या आपका नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका कोणीय मान है, मतलब आपका क्या लिखा था उसमें, सॉरी 1 सेकंड, ये आपका कहाँ पर आ गया है, आप यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन, तो आपका ये हो गया था, आपका जो ये है वो आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर है कोणीय संवेग के,
हाँ, ठीक है, क्योंकि जो इसका यूनिट होती है वो आपकी पी इक्वस टू एम बी लीनियर, क्योंकि जो मोमेंटम होगा वो भी आपका ये होगा एम इंटू भी, है ना, मास इंटू, सॉरी, जो आपका ये रहेगा एंगुलर मोमेंटम, वो भी आपका यही हो जाता है मास इंटू एसेलरेशन, ठीक है, सॉरी, मास इंटू आपका वेलोसिटी हो जाता है, एसेलरेशन नहीं। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी आपकी, तो वो, और अगर आप प्लांक कांस्टेंट का एनर्जी मतलब कि जूल इंटू सेकंड का भी निकालेंगे तो भी वो इसी के बराबर हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम के। अगर आप एनर्जी की निकालेंगे तो वो सिंपल जूल बस है, तो जबकि प्लैंक का जो फॉर्मूला है वो एनर्जी अपॉन आपका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मोमेंटम निकालेंगे तो आपका मोमेंटम जो है वो आपका सिंपल रहेगा एम इंटू वी, ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है तो कोऑर्डिनेशन में आपका रेडियन भी रहेगा, ठीक है। और फिर पावर अगर आप निकालते हैं तो पावर की यूनिट आपको पता है कि पावर की यूनिट आपकी क्या है, वॉट है, तो वो भी इससे सेम नहीं रहेगा। तो अब जब आप प्लैंक कांस्टेंट का निकालेंगे, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है क्या, नहीं बताया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्लैंक कांस्टेंट का वो आपका होता है एनर्जी अपॉन आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है एफ, फ्रिक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम और एनर्जी का। और फिर आप जब एंगुलर मोमेंटम का निकालेंगे एम इंटू भी करके, ठीक है ना, तो उसका आपका सेम आ जाएगा, इसके प्लैंक के नियम के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एंगुलर मोमेंटम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे तो ये आपका है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस इज़। तो अभी आपने पढ़ा था ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सेम ये है। मॉडुलस बढ़ जब भी आए तो आपको बस याद करके रख लेना है कि जब भी आपके पास मॉडुलस बढ़ रहा है तो उसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा है अभी बल्क मॉडुलस, तो बाई सेम आपका इसमें भी रहेगा। तो उसकी यूनिट आपने क्या पढ़ी थी, अभी आप लोग पढ़ रहे थे। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आपका क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। तो आप पीछे जाइएगा वो चार्ट देखिएगा, उसी में आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बाई सेम इसका रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका इसमें एम एल इनवर्स टी माइनस टू, एक सेकेंड, तो ये है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, इसमें एम एल इनवर्स टी माइनस टू, तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही सॉरी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे अगर देखेंगे इसमें तो ये रहेगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो आपका फॉर्मूला होगा, तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपका होता है जी, ठीक है। तो आपका इसमें होता है जी, तो जी इक्वल एक फॉर्मूला होता है, उसे आप लिख लो तो आपका ये काम बन जाएगा एफ इंटू आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे m1 इंटू m2, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका ये जो फॉर्मूला है एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू बन जाएगा, इनवर्स एल क्यूब एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू। आप देखेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्मूला इसका बन जाएगा, देखिए कैसे, ठीक है। जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। आप फोर्स का आपको डायमेंशन पता ही है, आर स्क्वायर आप क्या लिख लेंगे, आर स्क्वायर को आप एल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि ये लेंथ यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। तो एल स्क्वायर लिख लेंगे, और एफ का आपको पता ही है एम एल इनवर्स एम एल टी माइनस टू होगा, ठीक है। और m1 m2 आपके क्या है, दो मास ऐसे यहाँ पे, तो मास को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की आपकी जो डायमेंशन का सिंबल रहेगा वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपकी जो एम स्क्वायर नीचे है और एक एम आपका एफ का रहेगा, तो उससे एक कट जाएगा, तो एक यहाँ पे एम बच जाएगा, तो एम इनवर्स लिख देंगे। और एल स्क्वायर दो आपके यहाँ पे हैं, एक आपका एफ का अगर आप लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, तो जो आपका इसका एल रहेगा एक एल वो हो जाएगा, तो एल क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये जो एम एल टी माइनस टू, तो ये टी माइनस टू उसका बच जाएगा, तो एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, ऐसे आपका ये फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला आपको करना है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, और ये फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी जल्दी पूरा निपटाना है मुझे, ठीक है। अब आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हो गया। अब आप देखिए द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स। तो ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन बताना चाहती थी कि एक इस टाइप का भी आता है, जैसे मास अभी आपने पढ़ा है ना, मास लेंथ एंड टाइम पढ़ा है, तो एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या इसकी खाली स्थान से स्वतंत्र होती है, तो इसके मास से स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो ये आपका इसका मास आ जाएगा, बस सिंपल मुझे यही बताना था इसमें, ठीक है।
अब द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टर्म होता है, उसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, ये है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये जो अभी मैंने आपको ये जो फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया हुआ था, ये F(r²m1/m2g इक्वल, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये आपकी इसकी यूनिट मतलब कि पूरा आपका इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। साथ में इसकी ये यूनिट भी लिखी हुई है, तो आपको इसकी यूनिट भी रट लेनी है, वैल्यू भी रट लेनी है, क्योंकि इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि इस टाइप से आपके 4-5 क्वेश्चन करके हर मतलब जितनी भी आप एग्ज़ाम देंगे उनमें 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो और इसकी डायमेंशन मैं आपको प्रीवियस उसमें बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे, सॉरी। अब उसके बाद ये यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अब रिलेटिव डेंसिटी लेकिन उन्होंने पूछा है यहाँ पे, तो रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या हो गई, रिलेशन, दो डेंसिटियों का रिलेशन, और उसमें क्या लिखना है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो डेंसिटी अपॉन में लेंगे। एक डेंसिटी जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर ले लें और डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लें सपोज आप, ठीक है। तो जो आपकी वाटर की डेंसिटी अपॉन में ऑयल की डेंसिटी है, तो दोनों की डेंसिटी की जो यूनिट होगी आपकी वो आपकी सेम होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा आपने डेंसिटी ऑफ वाटर और उसके नीचे लिखें डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो जो यूनिट आपकी मैं बता रही कि सेम होगी, जब सेम यूनिट होगी तो वो दोनों यूनिटें कट जाएंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी नो यूनिट। बाकी डेंसिटी की अगर आपसे डेंसिटी बस पूछता रिलेटिव डेंसिटी की जगह, अगर इसमें रिलेटिव डेंसिटी बस पूछता और मतलब कि डेंसिटी बस पूछता, रिलेटिव डेंसिटी नहीं, डेंसिटी बस टर्म होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम और रिलेटिव डेंसिटी पूछा तो फिर रिलेशन दो डेंसिटियों का रेशियो में रिलेशन के, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ ऑयल, या कोई भी ले लें डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर ले लें, तब भी इसका आंसर क्या होगा, नो यूनिट, ठीक। अब उसके बाद जैसे पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ, पारसेक आपकी काय की यूनिट है, तो पारसेक आपकी दूरी की यूनिट है, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट आपको पता है कि क्या होती है, वॉट होती है, तो वॉट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड। तो इसमें कौन सा है, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका जूल पर सेकंड, ठीक है। डायरेक्ट इसमें इन्होंने पूछ लिया है आपका, ठीक। यहाँ से थोड़ी सा इरेज कर दूँ मैं, ये देखिए जूल पर सेकंड इन्होंने बताया यूनिट ऑफ पावर। आप जो चार्ट मैंने दिखाया था सबसे पहले, आप उस पर जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये मुझे मतलब आपको मेनली बताना ही था, ठीक। तो आपका इसमें कितने हो जाएंगे, आपको पता है ना कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल आपका क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और आपका जो 1 नैनोमीटर, तो आपका जो 1 नैनोमीटर होता है वो आपका होता है 10⁻⁻9 मीटर के, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में आपके कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, ठीक है। आपके सॉरी, हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁻ है, इतने मीटर हो गया। तो अपन क्या करेंगे, जो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने आपके मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर जो यहाँ पे ये मीटर है, इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे आप लिख देंगे 1/10⁻⁻10 मीटर -10, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जो ये वैल्यू है आपकी, इतनी वैल्यू, तो आपको यहाँ पे जो इतनी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ मीटर की जगह पे लिख देनी है। तो 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। और जब ये लिखा आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आप ये लिख देंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से बता दे रही हूँ यहाँ पे, तो आपका जो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 नैनोमीटर इक्वल, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 पहले से था और नीचे इसके आ जाएगा 10⁻⁻10, तो जब वो ऊपर जाएगा 10 यहाँ पे जैसे 1 नैनोमीटर इक्वल क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 नीचे था और 10 आपका -10 जो नीचे आ गया था इसके, जो ये वैल्यू थी 10⁻⁻10 वो ऊपर आएगी तो
यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻9 और प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻, जो आपकी -9 + 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा और ये आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो वही इन्होंने पूछा है कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 1 नैनोमीटर इक्वल क्या हो जाएगा 10⁻1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे ये है आपका 4th ऑप्शन 10⁻1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, ये भी आपका यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है, ठीक। बस आपके इतने क्वेश्चन मैंने बताए, इसी में से फंस जाएंगे आपकी। और भी अगर आप खुद से करके देखें, जितनी भी यूनिट्स आपको मिलती हैं सबकी बना के देखें, सबके डायमेंशन फार्मूला बना के देखें, फिर चेक करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें जिन लोगों को इसकी नीड है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग सब फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।